बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ जुमेरात की रात को, यानी उसी दिन जब रूस ने अटैक किया यूक्रेन पर, और इसी दिन मुलाकात हुई वज़ीर आज़म इमरान खान की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ। अब बहुत सारे लोग ये कह रहे थे, कुछ अखबारात ने ये लिख भी दिया, इवन इंडियन अखबारात ने प्रोपेगेंडा किया और ख़ास तौर पे मिडल ईस्ट के अखबारात ने भी लिखा कि इमरान खान साहब ने कैंसिल कर दिया है अपना दौरा रूस का और वापस जा रहे हैं। लेकिन ये एक फेक न्यूज़ थी। इमरान खान साहब ने अपना दौरा मुकम्मल करने का फ़ैसला किया और कैंसिल करना एक बुज़दिली होती। पाकिस्तान ने बुज़दिल बन बर के जो है वो बड़ा लंबा अरसा गुजार दिया है। हमेशा हमारे हुक्मरान ये सोचते रहे कि मगरिब क्या सोचता है, हमेशा ये सोचते रहे कि अमेरिका बहादुर क्या कहता है, और यही सोच उनको अपनी सोच पैदा करने में कामयाब ही नहीं होने देती थी। अपनी सोच बन ही नहीं पाती थी। हम कौन थे? नो वन, कोई भी नहीं थे, दुनिया को परवाह भी नहीं थी। पहली मरतबा दुनिया जो है वो पाकिस्तान को इस तरीके से देख रही है। इमरान खान साहब ने इस महीने में 2 अहम तरीन मुलाकातें की हैं, और पाकिस्तान के दुश्मन कहते हैं कि इमरान खान या पाकिस्तान अकेला हो रहा है। एक मुलाकात की है चाइना के सदर से, जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ताकत इस वक्त हम कह सकते हैं, और एक मुलाकात की है रूस के सदर से, जो दुनिया की तीसरी बड़ी ताकत इस वक्त आप कह सकते हैं। और अगर आप इन दोनों को जमा करें तो फिर ये दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। इमरान खान साहब की कामयाब मुलाकातें हुई थी चाइना में भी। रूसी सदर के साथ जो मुलाकात थी वो 1 घंटे की थी। 1 घंटे की मुलाकात थी एक ऐसे मुल्क के सदर के साथ जिसने आज ही जंग छेड़ी है, और वो जंग भी खौफनाक। यानी अब तक की इतलात में मैं आपको थोड़ी सी देता हूं, फिर बताता हूं कि इमरान खान और व्लादिमीर पुतिन के दरमियान क्या चीज़ें तय पाई और क्या चीज़ें हुई हैं। लेकिन जो इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड है कि रूस के ऊपर यूक्रेन के हमले में अभी तक क्या हुआ, तो सबसे पहले आप ये देखें कि यूक्रेन की प्रेसिडेंसी की जानिब से जारी बयान के मुताबिक रूसी हमले में, जो यूक्रेन खुद मान रहा है, उनके 40 फौजी और 10 शहरी हलाक हुए हैं। यूक्रेन ने जवाबी कार्रवाई में 6 रूसी तैयारे और 1 हेलीकॉप्टर को तबाह करने का भी दावा किया है। यूक्रेनी फौज ने दावा किया है कि वो अब तक रूस के 50 कब्जा करने वाले अफराद को भी हलाक कर चुके हैं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि इनकी अफवाज रूसी हमलों को न सिर्फ मशरकी यूक्रेन में डोंबास के इलाके में पसपा कर रही हैं, बल्कि दीगर खित्तों में जहां जहां हमले हो रहे हैं वहां भी मुकाबला कर रही हैं। रूस ने दिन के आगाज से लेकर अब तक 203 हमले टोटल किए हैं। यूक्रेन के वज़ीर दिफा ने कहा कि शदीद लड़ाई के वाक़यात में कुछ रूसी फ़ौजों को कैद भी किया गया है। दूसरी जानिब रूस की वज़ारत दिफा का भी स्टेटमेंट आया है। उन्होंने कहा कि उसकी फ़ौज ने जुमेरात के रोज़ यूक्रेन में 74 ज़मीनी फ़ौजी ढांचों को तबाह कर दिया है, जिसमें 11 एरोड्रम भी शामिल हैं। रूसी अफवाज का दावा है कि उनके फ़ौजियों को ज़्यादा मुज़ामत का अब तक सामना ही नहीं करना पड़ा। और तीसरा मौक़िफ़ जो है वो नेटो का भी आया है। नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने कहा है कि नेटो की यूक्रेन के अंदर कोई फ़ौज मौजूद नहीं है, और ना ही उसका मुल्क में किसी को भेजने का कोई मंसूबा है। उन्होंने कहा कि हमारा नेटो फ़ौजियों को यूक्रेन में तैनात करने का फ़िलहाल कोई मंसूबा या इरादा नहीं है। रूस ने यूक्रेन पर 3 तरफ से हमला किया है। एक, जिस तरफ बेलारूस है वहाँ से बड़ा खौफनाक अटैक है, और दूसरी जानिब जो है वो दोंबास के एरियाज़ हैं जहाँ पे रशिया की सरहदें लगती हैं, वहाँ से उन्होंने अटैक किया है। और तीसरा क्रीमिया, जिसके ऊपर रूस ने कब्जा कर लिया था 2014 में, वहाँ से रूस ने अटैक किया है। दोनों मुल्कों की जो फौजी ताकत है उसका थोड़ा सा मुवाजना आपके सामने रख देते हैं कि जो फौज इस वक्त मौजूद है दोनों के पास, 2 लाख फौजी हैं जी यूक्रेन के पास, और 9 लाख फौजी हैं रूस के पास। यानी अगर आप इसको फ़ाल और गैर फ़ाल फौजी इकट्ठे करें तो 11 लाख जो हैं वो यूक्रेन के पास हैं, और 29 लाख फौजी जो हैं वो रूस के पास हैं। तो तादाद में 3 गुना का फ़र्क है। इसके अलावा जो तैयारे हैं जो हमला कर सकते हैं वो 98 हैं यूक्रेन के पास, और 1511 हैं हमलावर जेट तैयारे, फाइटर जेट जो हैं वो रूस के पास। जबकि हमलावर हेलीकॉप्टर जो हैं वो 34 हैं यूक्रेन के पास, और 544 हैं रूस के पास। टैंक्स 2596 टैंक हैं यूक्रेन के पास, और 12,240 टैंक हैं रूस के पास। बख्तरबंद गाड़ियाँ, ये 12,303 गाड़ियाँ हैं जी जो यूक्रेन के पास हैं, जबकि 30,122 गाड़ियाँ रूस के पास हैं। तोपखाने की क्या सूरत हाल है वो भी सुन लें आप।
जो तोपखाना है या आर्टिलरी है जिसको आप कहते हैं आर्टिलरी, वो यूक्रेन के पास 2040, जबकि रूस के पास 7571। तो अब ये रूस की ताकत का आप अंदाज़ा कर लें यूक्रेन के मुकाबले में। अगर यूक्रेन को मदद के लिए नेटो फौजी ना आए या मगरबी इत्तेहाद ना पहुंचा तो यूक्रेन को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा इस हमले के नतीजे में। अब आ जाए इमरान खान साहब पे। देखिए, एक मुल्क ने आज हमला किया है, रूस आज हालत जंग में गया है। इसके बावजूद इमरान खान साहब से रूस के सदर ने मुलाकात को मनसूख नहीं किया। इस इमरजेंसी के बावजूद वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से मिले। यहां कुछ तस्वीरें हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं। पहली तस्वीर में जर्मन चांसलर से मुलाकात कर रहे हैं, ये भी आप देख लें, और एक टेबल है, लगभग 20 फुट के फासले से मिल रहे हैं। दूसरी जानिब आप ये तस्वीर देखें, फ्रांस के जो सदर हैं मैक्रोन, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, वो भी उसी टेबल पे 20 फुट दूर बैठाया हुआ है। तीसरी तस्वीर आप देखें, ईरानी जो सरबराह हैं, सदर हैं, वो मुलाकात कर रहे हैं और उनको भी 20 फुट दूर बैठाया हुआ है। और आज आप चौथी तस्वीर देखें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की। लोग कहते हैं कमज़ोर आदमी है, बेहतर काम नहीं कर पाते, खारजा पॉलिसी बहुत नाकाम है, दुनिया में अकेला कर दिया पाकिस्तान को। लेकिन इमरान खान साहब के साथ वो बिल्कुल साथ जुड़कर बैठे हैं, हाथ मिलाकर मिल रहे हैं और बहुत करीबी ताल्लुकात बनने का तासुर दे रहे हैं। जो मुल्क हालत जंग में है, उनके सदर ने, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान थे, 3 घंटे तवील मुलाकात की है। यानी पहले मुलाकात का दौरानिया 1 घंटे था, लेकिन अब मुलाकात जो है वो 3 घंटे तवील की गई है। कुछ लोग पाकिस्तान में ये ट्रेंड चला रहे थे कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को ये दौरा अधूरा छोड़कर वापस आ जाना चाहिए, इससे पाकिस्तान की बुज़दिली पूरी दुनिया के सामने आ जाती है। हम क्यों अपना दौरा अधूरा छोड़ें? हम ना जो यूक्रेन के साथ शामिल हैं, ना रूस के साथ शामिल हैं, हम तो पुरअमन मुल्क हैं और कहते हैं कि आप अमन के साथ बैठकर बातचीत से मसला हल करें। और ये इमरान खान साहब वहां भी कह रहे हैं, यहां भी कह रहे हैं, हर जगह कह रहे हैं और किसी को इस पर एतराज नहीं है। हमारा रूस के साथ 2 तरफा ताल्लुकात हैं, रूस एक बड़ी ताकत है, हम उसको मिलने गए हैं। हमारे एजेंडे के ऊपर जो चीज़ें मौजूद हैं वो 10 चीज़ें मैंने आपको पिछले वीलॉग में बताई हैं। अब आपको 3 घंटे की इस मीटिंग के बाद ये आइडिया हो जाना चाहिए कि जब तक दोहराने का वक्त नहीं हुआ दोपहर के खाने का, तब तक 3 घंटे तक उन्होंने मुलाकातें की। उसके बाद वफूद की सतह के ऊपर भी मुलाकातें हुई। तो जो रूसी सदर हैं उन्होंने इमरान खान साहब को रूटीन से बढ़कर इज्जत दी और रूटीन से बढ़कर उनका इस्तकबाल किया, कल भी और आज भी। और 3 घंटे की मुलाकात में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने खुलकर पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात के ऊपर बहुत हद तक बातचीत की है और साथ ही साथ पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उनके हल के लिए जो रूस कर सकता है और रूस के साथ जो दीगर इलाकाई मामलात हैं उनके ऊपर भी इमरान खान साहब ने डिस्कशन की है। वो मैंने आपको 10-11 नुकात पहले बता दिए थे, उनके ऊपर डिटेल डिस्कशन इमरान खान साहब की रूसी सदर के साथ हुई है। एक एलामिया भी जारी किया गया है मुश्तरका, और उसका जो मुख्तसर एलामिया है मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने रूसी सदर को मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन सूरत हाल से आगाह किया और जम्मू कश्मीर के तनाज़े के पुरअमन हल की ज़रूरत पर जोर दिया। मुलाकात का मुश्तरका एलामिया, वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस और रूस के सदारती महल में मुलाकात के हवाले से मुश्तरका एलामिया जारी किया गया, जिसके मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने क्रेमलिन में सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की, जिसमें 2 तरफा ताल्लुकात के साथ साथ बामी दिलचस्पी के इलाकाई और बैनुल-अक़वामी उमूर पर वसी तर बहुत बड़े पैमाने पर मुशावरत की गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि 2 तरफा ताल्लुकात का मुस्बत रुख मुस्तकबिल में भी आगे बढ़ता रहेगा। एतमाद और हमांगी से मुख्तलिफ शोबों में बामी ताउन को मज़ीद गहरा और वसी किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने फ्लैगशिप इक़्तिसादी मनसूबे के तौर पर पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइप लाइन की अहमियत का अदा किया, जबकि दोनों रहनुमाओं ने तवानाई से मुताल्लिक मुमकिना मनसूबों में ताउन पर भी बातचीत की। एलामिया के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने रूस के साथ तवील मुद्दती और मुख्तलिफ शोबों के अंदर ताल्लुकात इस्तवार करने के पाकिस्तान के अज़म को बताया, जबकि अफगानिस्तान में इंसानी बहरान से निपटने और मुमकिना इक़्तिसादी बहरान को रोकने की ज़रूरत पर जोर दिया। इमरान खान साहब ने कहा कि पाकिस्तान एक मुस्तहकम, पुरअमन और बेहतर अफगानिस्तान के लिए आलमी बरादरी के साथ मिलकर काम करता रहेगा। साथ ही साथ इन्होंने दावत भी दी है रूसी सदर को कि आप भी पाकिस्तान में आएँ और वो एक बड़े मनसूबे के इफ्तिताह के मौके पर पाकिस्तान में आएंगे। तो ये एक मुख्तसर एलामिया है, तफसीलात जारी की जाएंगी और बाद में पता चलेगा कि मजीद कौन कौन सी चीज़ें हुई हैं। मैंने आपको एजेंडा पहले बता दिया था। लोग ये कह रहे थे कि छोड़ के वापस आ जाना चाहिए, लोग ये कह रहे थे कि पाकिस्तान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्यों? हमने कहा हमला करो, हमने कहा लड़ो, यानी अमेरिका अफगानिस्तान पर हमला करे, कीमत हम चुकाएं। अमेरिका अफगानिस्तान में मार खाए, कीमत हम चुकाएं।
अमेरिका अफगानिस्तान से निकलकर बाहर चला जाए, कीमत हम चुकाएं। सऊदी अरब और यमन लड़े, कीमत हम चुकाएं। क्यों? हम रेलू कट्टे हैं या मुल्क है? वो भैया मुल्क है, रेलू कट्टा नहीं है। इसको आज तक रेलू कट्टा इसके हुक्मरानों ने बनाकर रखा है, इसके कर्ता धर्ताओं ने इसको रेलू कट्टा बनाकर रखा है। जब तक आप आजादी से फैसले नहीं करेंगे, दुनिया आपको आजाद नहीं छोड़ेगी। मेरे ख्याल में बिल्कुल बुज़दिली नहीं दिखानी चाहिए, खुलकर अपना दौरा मुकम्मल करना चाहिए, अपना मौक़िफ़ खुलकर बयान करना चाहिए और दुनिया के साथ बेहतर ताल्लुकात बनाने चाहिए। यही पाकिस्तान के मुस्तकबिल में फ़ायदा देगा। आज मगरबी ममालिक या दुनिया के कुछ ममालिक आपको दबाने की कोशिश करेंगे, फैटफ में दबा लेंगे, कहीं और दबा लेंगे, इकॉनमी में दबा लेंगे, लेकिन एक वक्त आएगा पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। पाकिस्तान मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर तरक्की कर रहा है। हमारे पास यहाँ पे यूथ मौजूद है, वो मेहनत कर रही है, हमारे लोग मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। करते कराते एक दिन आएगा क्राइसिस से हम निकल जाएंगे, लेकिन इस क्राइसिस से निकलने के लिए ज़रूरी है कि हम आज़ाद कौम हों, डरे हुए ना हों, सहमे हुए ना हों। कोई फैसला करने से पहले ये ना पूछें कि वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा। वो वही सोचेगा जो उसको सोचना है। आप ये सोचिए कि आपने क्या सोचना है, आप ये सोचिए कि आपको फैसला क्या लेना है, आपके मफाद में क्या है। हमारे मफाद में रूस के साथ ताल्लुकात ठीक रखना है या बुरे रखना है? मेरे ख्याल में हमारे पास इसके अलावा कोई और अच्छा ऑप्शन नहीं होता कि हम रूस के साथ ताल्लुकात को अच्छा बनाएं, और आज पाकिस्तान ने यह किया है। तो एक आदमी ऐसा है जो दिलेरी के साथ फैसला कर रहा है, वो बुज़दिलों की तरह पीठ नहीं दिखा रहा, वो एक जंगज़दा मुल्क के अंदर जाकर बैठा हुआ है और बैठकर 3 घंटे तवील मुलाकात कर रहा है, मीटिंग कर रहा है। अगर कोई बुज़दिलों की तरह दुम दबाकर भागा था तो फिर ये कौम उसको क्या कहती, या उसको रशियंस हमेशा के लिए किस नाम से याद करते? ये भी याद रखिएगा, हमारा इमीडिएट हमसाया अमेरिका नहीं है, वो 7 समंदर पार बैठा हुआ है। हमारे इमीडिएट हमसाए के अंदर चाइना है, रशिया है, सेंट्रल एशिया है, अफगानिस्तान है, इंडिया है। हमें यहां एग्जिस्ट करना है और ये है फ्यूचर पार्स। मशरिक की सदी का आगाज हो रहा है, हमें उसमें से अपना हिस्सा लेना है इज्जत के साथ। तो ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का मामला था रशियन प्रेसिडेंट के साथ। तो अच्छी बात है, मैं आपको आइंदा बताऊंगा कि रूस की अस्करी हिकमत अमली क्या है और किस तरीके से वो यूक्रेन के ऊपर आगे बढ़ेगा और उसके अहदाफ क्या हो सकते हैं। लेकिन ये इशू शुरू क्यों हुआ, इसके बारे में कुछ थोड़ा सा मैं आपको गाइड करता हूं। देखिए, जब रूस का इनकलाब आया था ना, तो उसके बाद रूस में बाकायदा एक ऐसा इनकलाब था कि वो बहुत ताकतवर हो गया था। उसके बाद सोवियत यूनियन जो है वो आगे बढ़ना शुरू हुआ और यूक्रेन को उन्होंने अपना हिस्सा बना लिया। यूक्रेन जो इलाका है, यहाँ पे रूसी नस्ल के जो लोग हैं वो बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं। गालिबन 1990 की दहाई में ही इन लोगों की तादाद कोई 17-18% थी और अब शायद इससे भी ज़्यादा बढ़ गई है। जो रूसी नस्ल के लोग हैं वहाँ पे रहते हैं और ये लोग ज़्यादातर वहाँ रहते हैं दोंबास के इलाके में या क्रीमिया के इलाके में, या वहाँ पे जहाँ पे रशियन सरहदें इनके साथ लगती हैं। ये रूस की ज़बान बोलते हैं, रूस के साथ इनके ताल्लुकात भी अच्छे हैं। यहाँ पे जो हुकूमतें कायम होती रही हैं माजी में, वो रूसी नवाज हुकूमतें कायम होती रही हैं और वो ये कोशिश करती रही हैं कि रूस के साथ ताल्लुकात अच्छे रहें और नेटो में और यूरोपीय यूनियन में ना जाना पड़े। लेकिन कुछ हुकूमतें ऐसी भी कायम हुई जो उस तरफ जाना चाहती थी और अवाम की अक्सरियत ने यह फैसला भी किया कि उस तरफ जाएंगे। तो अमेरिका और नेटो यूक्रेन के ऊपर नज़र रखकर बैठा हुआ, क्योंकि यूक्रेन एक बड़ा ताकतवर और मजबूत मुल्क है। अपने हम पल्ला मुल्कों के अंदर रूस के साथ तो उसका कोई मुकाबला नहीं है, मैंने आपको बता दिया है। लेकिन अगर यूक्रेन नेटो को ज्वाइन करता है तो एक तगड़ी फौज है, एक ताकतवर मुल्क है, पैसा भी है उनके पास, वसाइल भी हैं उनके पास, उनकी अपनी एक डिफेंस की इंडस्ट्री है बड़ी अच्छी। तो वो नेटो को फ़ायदा होता है इससे। यूरोपीय यूनियन में शामिल होते तो यूरोपीय यूनियन को भी इसमें फ़ायदा होता। तो इसलिए वो इसके करीब आ रहे थे मगरबी ममालिक। रूस को ये लगता था कि रोमानिया तक और पोलैंड तक अमेरिका और नेटो के फौजी पहुंच चुके हैं, वहां पे उन्होंने अपने हथियार लगा लिए हैं और अगर वो यूक्रेन तक पहुंच जाएंगे तो फिर रशिया के लिए दिफाई नुक्ता नज़र से नेटो को मुस्तकबिल में टैकल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। रूस हमेशा से अमेरिका की आंखों में खुटकता है और रूस को यह पता था कि अगर अमेरिका यूक्रेन के अंदर अगर अपने अड्डे बना लेता है और यहां पर आकर बैठ जाता है तो फिर रूस को टैकल करना या रूस के ऊपर हमला करना अमेरिका के लिए बहुत आसान होगा। जैसा कि अगर कोई लैटिन अमेरिका में या अमेरिका के आसपास मुल्कों के अंदर कोई मुल्क रूस या चीन जाके अपने अड्डे बना लें, अपने हथियार लगा दें, तो पूरा का पूरा अमेरिका वल्नरेबल हो जाएगा। अमेरिका के ऊपर जब चाहेंगे वो हमला कर देंगे, मिसाइल मार देंगे, नुकसान पहुंचाएंगे। तो इस तरह अमेरिका तो ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन रशिया के साथ वो वही वाला फार्मूला कर रहे थे और यूक्रेन के अंदर घुसना चाहते थे। तो इसमें रूसी सदर ने इस चीज़ को भांप लिया था और उन्होंने यूक्रेन को खबरदार करना शुरू किया और नेटो को भी। और फिर अल्टीमेटली उन्होंने ये फैसला किया कि अपने और यूक्रेन के दरमियान में
ऐसी आज़ाद रियासतें बना देंगे जहां पे नेटो के फौजी कभी नहीं आ पाएंगे। उन आज़ाद रियासतों को बतौर एक देखा जाएगा बफर जोन के तौर पे, बड़ी बड़ी आज़ाद रियासतें, लुहानसिक, डोनेत्स्क और दोनबास का इलाका, क्रीमिया का इलाका, तो यहां पे रूस ने कब्जे करना शुरू किए। और अब जो हुआ, दो रियासतों को आज़ाद तस्वर किया, तो ये मामला कभी बेहतर रहे कभी ख़राब रहे। 1920 में इन्होंने यूक्रेन को सोवियत यूनियन का हिस्सा बनाया था और 1991 में ये अलग हो गया था। ये वो पहला मुल्क है जिसने रूस से, सोवियत यूनियन से अलग होने का ऐलान किया था जब रूस को शिकस्त हुई अफगानिस्तान में। पाकिस्तान उसके लिए एक वजह बना था बहुत बड़ी। और 1991 को अगस्त में इन्होंने खुद मुख्तारी का, मुकम्मल खुद मुख्तारी और आज़ादी का ऐलान किया था। और 2014 में दोबारा इनके दरमियान खराबी पैदा होना शुरू हुई। 2021 में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और अब जो है वहाँ पे एक जंग शुरू हो चुकी है। तो नादरीन, ये सिचुएशन है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।